नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस जो टॉपिक जोड़ा गया है उसका नाम है न्यायिक अतिक्रमण। देखिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है जो 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी में आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है न्यायिक अतिक्रमण। तो आइए जानते हैं कि न्यायिक अतिक्रमण क्या होता है। देखिए, न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायपालिका सरकार के विधायी विधायी मतलब विधायिका और कार्यकारी मतलब कार्यपालिका अंगों के समुचित कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। देखिएगा, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि न्यायिक अतिक्रमण क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायपालिका सरकार के दो अन्य कार्यकारी अंग जो हैं जिसे हम विधायिका और कार्यपालिका कहते हैं, इनके कार्यों में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, तो इसे हम न्यायिक अतिक्रमण के नाम से जानते हैं। अर्थात न्यायपालिका अपने कार्य को पार कर मतलब अपने सीमा क्षेत्र से पार होकर विधायिका के कार्यों में प्रवेश कर जाती है। लोकतंत्र में न्यायिक अतिक्रमण को अवांछनीय माना जाता है। देखिए, जब जो न्यायपालिका है ये अपने काम को छोड़कर विधायिका के काम में चली जाती है, कार्यपालिका के काम में चली जाती है, तो इसे हम न्यायिक अतिक्रमण के नाम से जानते हैं। और हमारे लोकतंत्र में ये जो न्यायिक अतिक्रमण है ये अवांछनीय माना जाता है। अलावा मैं बता दूं आप सभी को कि न्यायिक अतिक्रमण शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो डेमोक्रेटिकल कंट्री है, इसमें शक्ति का बंटवारा होता है। अब एक ही ऐसे व्यक्ति नहीं होते जिन्हें पूरा देश चलाना होता है। हर चीज के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, मंत्रियों का निर्माण किया जाता है, इसे हम शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। तो अब देखिए, न्यायिक अतिक्रमण के बचाव में न्यायपालिका ने हमेशा कहा है, देखिए न्यायिक अतिक्रमण की अगर बात आती है तो इसमें न्यायपालिका ने हमेशा कहा है वो केवल तभी हस्तक्षेप करती है, किसमें? कार्यपालिका में और विधायिका में वो हाथ तभी डालती है जब कार्यपालिका या विधायिका उस मामले में असफल हो जाते हैं। सही तरीके से यदि किसी मामले को कार्यपालिका या विधायिका नहीं संभाल पाती है तब जाके ये न्यायपालिका जो है उसमें हस्तक्षेप करती है, जिसे हम न्यायिक अतिक्रमण के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी के समय में यदि बात किया जाए तो विधायिका अपने कार्यों में पिछड़ रही है। हम सभी जानते हैं कि जो सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन ये भी तो बात है, कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग नाखुश भी हैं। तो एक डेमोक्रेटिकल कंट्री में सभी लोगों को खुश रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कहा गया है जो विधायिका है, जो सरकार है, वो अपने काम में पिछड़ रही है। न्यायपालिका अपने कार्य से आगे निकल जाती है, न्यायपालिका आगे बढ़ के अपना काम करती है, जिससे विधायिका जो है सरकार और न्यायपालिका के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। न्यायपालिका के इस तरह के अतिक्रमण से संविधान के नीति पर भी प्रभाव पड़ता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो उसमें नीति बनाई गई है, इन नीतियों पर भी इस तरह के बातों से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हमारे सरकार के अगर तीन स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है, न्यायपालिका का काम अपना है। अब लेकिन न्यायपालिका इसका भी काम करना शुरू कर दे, इसका भी काम शुरू कर दे, सरकार चलाना शुरू कर दे, तो ऐसे में दिक्कतें तो हमारे संविधान के लिए उत्पन्न होगी ही होगी। अब देखिए, शक्तियों का जो पृथक्करण के सिद्धांत को भी खतरा है। देखिए, जो हमारे शक्तियों का पृथक्करण है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पीएम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मंत्रियों लोग का निर्माण करते हैं, जिसमें कुछ 4G मंत्री, 3G मंत्री, खरपतवार मंत्री, ऊर्जा मंत्री, टेलीकॉम मंत्री, बहुत सारे मंत्रियों का निर्माण होता है। तो यही तो पृथक्करण का सिद्धांत है। तो अब संविधान की भावना भी इससे कमजोर हो जाती है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य की कमी हो जाती है, बैलेंस ही नहीं रह पाता विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, और जनता पर विधायिका की निष्क्रियता की छाप उभर जाती है। देखिए, यदि अब न्यायपालिका आगे बढ़ बढ़ के विधायिका का भी काम करेगी तो जनता क्या समझेगी? जनता तो यही समझेगी कि विधायिका बेकार है, सांसदों की जरूरत ही नहीं है, सरकार की जरूरत ही नहीं है, न्यायपालिका से हम काम चला लेंगे। तो इससे क्या होता है, जनता का विश्वास भी कम होता है और निष्क्रियता की मतलब बेकार है, विधायिका बेकार है, ऐसा मन में बातें उभरने लगता है जनता की।
हालांकि लगातार इस तरह की रवैये से ये नीति की अवहेलना और अभिव्यक्ति का कारण भी बन सकता है। अगर लगातार न्यायपालिका इसी तरह का कार्य हस्तक्षेप करता रहे कार्यपालिका में और विधायिका में, तो इसे हम नीति की अवहेलना या अभिव्यक्ति का कारण भी बोल सकते हैं। इससे देखिए क्या होता है, लोकतंत्र की संस्था में जनता का विश्वास कम हो जाता है। समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर ऐसे कार्य होते रहे तो लोकतंत्र में क्या होगा, जो आम इंसान है, आम जनमानस है, उसका विश्वास कम होने लगेगा। इसीलिए यह अदालतों का दायित्व है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहे। न्यायालय का क्या काम है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहे और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में अन्य अदालतों को न्यायिक संयम बरतने की याद दिलाई थी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था 2007 में सभी अदालतों को कि आप न्यायिक संयम बना के रखें। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों की अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। जो भी जजेज हैं उन्हें अपनी सीमा पता होनी चाहिए। उन्हें सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मतलब उन्हें विधायिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके पास विनय और विनम्रता दोनों होना चाहिए और सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करना है, मतलब खुद को राजा नहीं बनाना है, राजशाही नहीं है यहाँ पे। और न्यायाधीश अपनी सीमा को पार नहीं कर सकते हैं, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में और सभी न्यायालयों को बताया था। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी बातें भारत के सभी कोर्ट को मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर के कोर्ट है। और ये अनुच्छेद में भी कहा गया है, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले को भारत के सभी अदालतों को मानना होगा। आपने देखा कि आपका क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसका नाम था न्यायिक अतिक्रमण, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।